डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रिटिश सांसद का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान। सांसद बॉब ब्लैकमैन बोले, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को हराया। पीओके भारत के हवाले करे पाकिस्तान। आर्टिकल 370 हटाना अच्छा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा, पंचायत निकाय चुनाव 15 अप्रैल से पहले कराए। पंचायत परिसीमन पुनर्गठन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। निर्धारित समय सीमा में पूरी करनी होगी प्रक्रिया। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से फरवरी में आएगा। बजट निकाय पंचायत चुनाव में 2 बच्चों की बाध्यता हटाने का बिल पास होगा। कांग्रेस बोली, सरकार को घेरेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने वाला गिरफ्तार। एसओजी ने निलंबित टीचर सुनील बिश्नोई को पकड़ा। 2021 की परीक्षा में डमी बैठाकर चयन कराने का मामला। कोहरे बर्फीली हवा की चपेट में राजस्थान। 20 जिलों में 8वीं तक स्कूल बंद। जयपुर में सीजन में पहली बार जीरो विजिबिलिटी। 18 जिलों के लिए चेतावनी जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। टोंक जिले के देवरी गांव में जमीन से निकली डेग को लेकर फैली खजाने की चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। जयपुर से पहुंची एएसआई टीम की जांच में डेग के भीतर मिट्टी भरी हुई मिली है। एएसआई अधीक्षक नीरज त्रिपाठी ने बताया कि घड़े में ताजा मिट्टी और खस के टुकड़े मिले हैं, जिससे ये ठगी की वारदात प्रतीत होती है। जांच निवाई सब ट्रेजरी और देवरी गांव में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है। वहीं एएसआई की जांच फिलहाल जारी है। ये जो निवाई तहसील के शीतड़ा ग्राम में जो कि खुदाई में एक जो पात्र मिला था, उस पात्र को यहाँ कोषागार में रखवाया गया था। कोषागार में सील को आज एएसआई की जो टीम आई थी उसके समक्ष खोला गया। खोलने के पश्चात में जो भी एएसआई द्वारा विधिवत प्रक्रियाएं की जाती है वो की गई है और उसकी आगे जांच की जाएगी जो भी उसमें मिला है। और जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के बाद ही ये कहा जाएगा कि इसमें किस प्रकार का क्या है, जो बाकी चीजें हैं इस संबंध में एएसआई द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। एएसआई की टीम द्वारा जांच की गई है और अभी घटनास्थल पे जाकर उसका निरीक्षण किया जाएगा। क्या निकला देगी इसके अंदर, ये आपको टीम ही बता पाएगी। मैडम किस तरह का पूरा मामला सामने आ चुका था और आज एएसआई की टीम ने इसको जांच है? अभी तो जस्ट जांच की ही है और इसको वो जांच कर आपको बता पाएंगे। ये स्थानीय प्रशासन द्वारा ये सूचित किया गया था माननीय जिला कलेक्टर महोदय कार्यालय द्वारा। तो पुरातत्व संग्रहालय विभाग के निदेशक महोदय द्वारा समिति बनाई गई। मैं और हमारे साथी प्रिंस जी आए हैं, हम लोगों ने भी देखा है। प्रशासन साथ चेक कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट कलेक्टर साहब को देंगे। उसके बाद वही चूंकि भारतीय निखात अधिनियम और राजस्थान निखात अधिनियम में जो पावर्स जो हैं कलेक्टर साहब को ही हैं, उनको रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उसके बाद उनके स्तर से पदमपुर के वार्ड नंबर 22 स्थित बालाजी धाम में नववर्ष के शुभ अवसर पर परंपरागत रूप से सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और जय बजरंगबली के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। भजन, ढोल, नगाड़ों और राम नाम की ध्वनि ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर भाजपा पदमपुर नगर मंडल अध्यक्ष अंशु बिलंदी सहित अनेक सामाजिक और धार्मिक लोग मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और समृद्धि की कामना की। पाठ के बाद प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्रीगंगानगर में फिरोजपुर फीडर की प्रस्तावित बंदी को लेकर गंगनहर क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। किसानों ने राजस्थान सरकार से अपील की है कि मरम्मत से पहले उनके हितों को पूरी तरह सुरक्षित किया जाए। किसानों का कहना है कि बिना स्पष्ट योजना फीडर बंद हुआ तो खेतों तक पानी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और फसलों को नुकसान होगा।
इसी मांग को लेकर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बंदी की तारीख और वैकल्पिक जल व्यवस्था को लेकर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। समय पर जानकारी नहीं मिलने पर फसल चक्र बिगड़ने की आशंका जताई गई है। सत्ता के नशे में चूर है। लोकतंत्र में जनता से अपने आप को बड़ा समझने लग गया, जो कि बहुत ही निंदनीय कृत्य कर रहे हैं। आज लगभग हमें 4 महीने हो गए, बार बार ज्ञापन दिए, बार बार मीटिंगें की, बंदी कब लेनी है, फिर काम कब शुरू करना है, हमें बता दिया जाए, किसानों को पानी कैसे दिया जाएगा। आज तक सुन्न पटे सन्नाटा है। अभी तक सिंचाई विभाग द्वारा, सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा एक बार भी क्लियर नहीं किया गया। और आज कह रहे हैं अंदर आ जाओ 5 आदमी, मीटिंग कर लो। हमने मीटिंग क्या करनी? हमारी 2 ही बात है, भी बंदी कब ले रहे हो, पानी कैसे दे रहे हो। बस सत्ता के नशे में चूर है। लोकतंत्र में प्रतापगढ़ में 31 दिसंबर की रात कांग्रेस के एक पार्षद और उनके पिता के साथ कथित मारपीट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। तिरंगा चौराहे से रैली निकालकर हजारों लोग जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने थानाधिकारी दीपक बंजारा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने पुलिस पर सत्ता के दबाव में अवैध वसूली और अन्याय के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 7 दिनों में निष्पक्ष जांच होने पर एसपी कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी। मामले को लेकर शहर में आक्रोश और चर्चाएं तेज है। 30 दिसंबर रात को मेरे फादर उनके नए वाले मकान पे हॉस्पिटल के पीछे सो रहे थे। मेरे पास उनका 1:22 पे कॉल आया कि बाहर कोई पुलिस वाले हैं और कोई प्राइवेट लोग हैं जो हथियार के साथ खड़े हुए हैं और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं। तो मैं उसी टाइम गाड़ी लेके अपनी अशोक नगर से पीछे हॉस्पिटल के वहाँ गया। मैंने देखा तो वहाँ सीआई बंजारा और रमेश उर्फ गजनी कांस्टेबल और राजवीर, अगर तू मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है तो तेरे को भी 120B के मुकदमे में अंदर फंसा दूंगा, और अगर तूने आगे शिकायत करी मेरी तो तेरे पापा को भी इस मुकदमे में फंसा दूंगा। भाई का बेटा है शाकिर भाई, और उनके एक छोटे वाले बच्चे वकील साहब है। हम सब ने मिलकर के पूरे समाज के लोगों ने और आसपास गांव वालों ने ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय को दिया, एसपी साहब के वहाँ दिया, और इनसे न्याय की मांग की हमने कि हमें न्याय चाहिए। हमीद भाई के साथ जो जुल्म हुआ है, रात को 2 बजे जाना, उसके घर में दरवाजे खिड़की वगैरह जो भी तोड़ फोड़ हुई है, हमीद भाई के साथ मारपीट हुई, उसमें उनकी टांग टूट गई है, वो उदयपुर अस्पताल में भर्ती है। उसके लिए हमने न्याय चाहिए। 31/12/2025 को पुलिस थाना कोतवाली इंचार्ज द्वारा एक दबिश दी गई। उस परिवार पक्ष का ये कहना है कि जो दबिश की जो कार्रवाई की गई उस दौरान मारपीट की गई, घर में तोड़फोड़ की गई और कुछ सिविल लोगों को अपने साथ लाकर इस तरह की कार्रवाई की गई और गलत तरह के केसों में फंसाने की धमकी भी दी गई। इस बाबत उन्होंने कुछ साक्ष्य पेश किए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स पेश किए हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स पेश की है। उसके अनुसार हम इसकी निष्पक्ष और त्वरित जांच करवाएंगे। 30 दिसंबर फलौदी के नमक उत्पादन क्षेत्र ऋणमलार में धोखे से बुलाकर किए गए झगड़े और मारपीट से इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपियों ने धारदार हथियारों से हमला किया, फायरिंग की गई और फॉर्च्यूनर गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना पर थानाधिकारी भंवर राम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं एफएसएल और एमओबी टीमों ने घटनास्थल की जांच की। पीड़ित यूसुफ के बयान पर मलार ऋण निवासी कासम खां और अजीज सहित 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भरी हुई 12 बोर बंदूक भी जब्त की है और फायरिंग साथ ही मारपीट को लेकर जांच जारी है।
नागौर के मुंडवा थाना क्षेत्र के ग्राम बू नरावता में अवैध खनन पर कार्रवाई के दौरान खनन और राजस्व विभाग की टीम पर हुए पथराव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नागौर पुलिस ने राजकार्य में बाधा और सरकारी वाहन को क्षति पहुंचाने के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध खनन में लिप्त 3 डंपर और 9 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। ये घटना 2 जनवरी 2024 की है, जब कार्रवाई कर रही टीम पर खनन माफियाओं ने हमला किया था। मामले की जांच अभी जारी है और इस कार्रवाई की जानकारी नागौर एसपी मृदुल कच्छावा ने मीडिया को दी। दिनांक 2 जनवरी को जो घटनाक्रम बू नरावता ग्राम क्षेत्र में हुआ था, जिसमें कि माइनिंग विभाग की टीम अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक प्रकरण थाना मुंडवा में दर्ज किया गया। उस घटना के संदर्भ में इसी घटना को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी मुंडवा और उनकी टीम ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई को अंजाम दिया है और शीघ्र कार्रवाई करते हुए कुल अब तक इस प्रकरण में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो बचे हुए मुलजिमान इसमें हैं, उनके लिए भी लगातार दबिश की जा रही है और शीघ्र अतिशीघ्र उनको भी गिरफ्तार कर प्रकरण की मजबूत धाराओं में चार्जशीट जो है माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। पदमपुर के भगत सिंह चौक पर तेज रफ्तार वाहन ने लोह की सुरक्षा रेलिंग को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मजबूत रेलिंग टूटकर सड़क पर बिखर गई और वाहन के कई पुर्जे घटनास्थल पर पड़े मिले। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी और गनीमत रही कि उस वक्त चौक पर ज्यादा आवाजाही नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल घटना से जुड़े विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। हादसा तेज रफ्तार के खतरनाक परिणामों की चेतावनी देता है। भीलवाड़ा की प्लांट लवर सोसाइटी द्वारा आगामी 10 से 14 जनवरी तक 5 दिवसीय भव्य फूल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 10 जनवरी को सुबह 10 बजे पूज्य संतों के सानिध्य में होगा। आम दर्शकों के लिए फ्लावर शो का समय सुबह 11 से रात 10 बजे तक रहेगा, जबकि दोपहर 1 बजे तक का समय स्कूली बच्चों के लिए आरक्षित है। इस दौरान विभिन्न एनजीओ, उद्योगपतियों और गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। भीलवाड़ा की इस अनूठी पहल की तर्ज पर अब अन्य जिलों में भी ऐसी प्रदर्शनियों की शुरुआत हो रही है। भीलवाड़ा में 10 जनवरी से 14 जनवरी तक 5 दिवसीय भीलवाड़ा फ्लावर शो 2026 आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि अनेक स्थानों से पौध मंगा करके 25 प्रजातियों के लगभग 25,000 पौधे यहीं पर तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 100 परिवारों में गमले तैयार किए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर मंगा करके लगाए जाएंगे। इसके साथ ही 20 से 25 प्रकार की विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां तैयार की जाएगी और उनको प्रदर्शनी के लिए लगाया जाएगा। विभिन्न प्रकार की स्कूलों में संपर्क किया जा रहा है, लगभग 500 स्कूलों में संपर्क किया जा रहा है, जिसमें से 6 से 8 स्कूलें यहाँ आकर के अपनी प्रदर्शनी भी लगाएगी। इसके साथ ही 3 प्रतियोगिताएं यहाँ पर रहेगी और प्रथम, द्वितीय, तृतीय को पारितोषिक एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 14 जनवरी को संगीतमय योगासन एवं योगासन प्रतियोगिता भी रहेगी। 9 तारीख को यहाँ बालिकाओं के द्वारा सूर्य नमस्कार, लगभग 500 बालिकाओं के द्वारा सूर्य नमस्कार एवं वंदे मातरम का गायन भी किया जाएगा। इसके साथ ही 10 तारीख को शुभारंभ का कार्यक्रम पूज्य संतों के द्वारा किया जाएगा। भीलवाड़ा हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सुरक्षा सहित 15 से अधिक विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जर्जर विद्युत पोल बदलने, ट्रांसफार्मरों की फेंसिंग कराने और सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए। जलदाय विभाग को डिग्गियों की सफाई और नियमित पानी सैंपल लेने को कहा गया। सड़क सुरक्षा के तहत बाल वाहिनियों की जांच और बसों में हेल्पलाइन नंबर लगाने पर जोर दिया गया। बैठक में जनसुनवाई और संपर्क पोर्टल की प्रगति की भी समीक्षा हुई। नागौर में शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है, जहां देर रात तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया। सुबह कोहरे और रात भर गिरी ओस से कड़ाके की ठंड महसूस की गई। ओस गिरने से किसानों को बुआई की गई फसलों में फायदा होने की उम्मीद है।
हालांकि पाले की आशंका से चिंता भी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 से 2 दिन तक ठंड का असर इसी तरह जारी रहेगा। शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए अवकाश घोषित किया है। कलेक्टर अरुण कुमार ने सभी सरकारी निजी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में अवकाश के आदेश जारी किए हैं। डूंगरपुर जिला कलेक्टर एलन मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने किसान क्रेडिट कार्ड, ऋण वितरण और फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत बैंकों के निष्क्रिय खातों को सक्रिय कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने और पंचगौरव योजना के कार्यों में तेजी लाने को कहा। इसके अतिरिक्त बास्केटबॉल ग्राउंड निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम डॉक्टर बजरंग सिंह सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सीकर के रींगस में देर रात भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। रींगस खाटू श्याम जी रोड पर लापुआ के पास कार और सवारी गाड़ी की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 2 युवक और सवारी गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए। घटना रात करीब 2 बजे की है। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बाघिन सुल्ताना का बेखौफ अंदाज देखने को मिला। बाघिन अपने नवजात शावकों को मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करती नजर आई। इस रोमांचक दृश्य को देख श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने वीडियो बनाए। सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गणेश धाम प्रवेश द्वार को करीब 1 घंटे के लिए बंद कर दिया। वन विभाग की 2 टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं पैदल और दुपहिया वाहनों पर प्रतिबंध के कारण श्रद्धालु चौपहिया वाहनों में सुरक्षित रहे, लेकिन बाघिन के निरंतर मूवमेंट से क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुल्ताना अपने शावकों को लेके उसका मूवमेंट रोड पे ही बना रहता है, इसलिए स्टाफ लगा रखा है। 2 गाड़ी लगा रखी है, जो पर्यटक गाड़ी है, श्रद्धालुओं की ये टैक्सी वाहन है, ये इनसे डिस्टरबेंस ना हो इसलिए टीम लगा रखा है। और अगर बंद करने की ज़रूरत पड़ती है तो गेट भी बंद किया जाता है हमारे द्वारा। जब मेन रोड पे मूवमेंट रहता है तो इनकी देखभाल के लिए 2 टीम लगा रखी है, जो सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात। अभी कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है अभी मूवमेंट फिलहाल? अटल सागर पे। अटल सागर के यहाँ पर सर 19 दिसंबर को पहली बार बाघिन नजर आई थी, उस दौरान भी टाइगर बाघिन ने शावक शिफ्ट किए थे। आज दूसरी बार शिफ्ट कर रही है, तो क्या 10-15 दिन में बाघिन जगह चेंज करती रहती है क्या? चेंज तो अनकम्फर्टेबल जब उसको लगता है तो कर सकती है, बाकी ऐसा कम चांस होता है कि बहुत कम टाइम में शिफ्ट करे। लगभग 2-3 महीने तो एक जगह रखते हैं ये, लेकिन अब उनका नेचर कैसा है वो तो उन पर डिपेंड करता है। सपोटरा विधायक हंसराज मीणा ने अपना वादा निभाते हुए विधानसभा क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों को अपने निजी खर्चे पर हवाई यात्रा कराई। सत्र के आरंभ में की गई घोषणा के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं में 95% से अधिक अंक लाने वाले सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं को दिल्ली एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए रवाना किया गया। वहां विद्यार्थियों ने रामलला के दर्शन किए। विधायक की ये ऐतिहासिक पहल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई है। हनुमानगढ़ के नोहर में गंधेली से ललानिया नहर को बंद कर पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव के विरोध में किसानों ने हुंकार भरी है। माकपा नेता मंगेश चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का तर्क है कि पाइपलाइन नहर के बाहर डाली जाए, जिससे ये जीवदायिनी नहर सुरक्षित रहे। साथ ही इसे सिंचाई नहर घोषित करने की मांग भी उठाई गई। उपखंड अधिकारी ने 9 जनवरी को सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ किसानों की वार्ता तय की है।
नौहर विधायक अमित चाचार ने पत्रकार वार्ता में भाजपा सरकार के 2 वर्षीय कार्यकाल को विकास शून्य और विफल बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कांग्रेस शासन के दौरान स्वीकृत हुए कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है, जबकि धरातल पर किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। विधायक ने नगरपालिका प्रशासन पर सरकारी धन के दुरुपयोग और न्यायालय के आदेशों की अवमानना का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अफसरशाही के खिलाफ आगामी विधानसभा सत्र में मुद्दा उठाया जाएगा और जल्द ही बड़ा जन आंदोलन शुरू होगा। 75 साल की राजनीति में नौहर में ऐसा पहली बार हुआ है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हटाकर किसी सरकार ने तानाशाह रवैया से मनोनीत करने का काम किया। 2 बार विधि विभाग खुद के विभाग के द्वारा जांच होगी और जो आरोप पालिका अध्यक्ष पर लगाए थे उस विधि विभाग ने भी नकारा है कि अब दोष प्रमाणित नहीं हो रहे। उसके बाद उनको चार्ज नहीं किया गया। 2 बार हाई कोर्ट से भी उनके जो बहाली के आदेश होने के बावजूद भी बड़ी शर्म की बात है कि आज दिनांक तक उनको चार्ज नहीं किया गया है। लगभग 17-18 महीने का कार्यकाल हो चुका, निर्दोष साबित होने के बावजूद भी पालिका अध्यक्ष को उठाया गया। ये तानाशाही है, न इनका संविधान में विश्वास, न ये लोकतंत्र को मानते हैं और यहाँ तक इन्होंने न्याय प्रक्रिया को भी नहीं माना। इससे बड़ी और शर्म की क्या बात होगी कि तानाशाह रवैया अपनाते हुए किसी अपने एक व्यक्ति को चेयरमैन पद पर मनोनीत कर रखा है। 75 साल की राजनीति में टोंक जिले के निवाई पुलिस ने नकली सोने की ईंटों के जरिए ठगी करने वाले 2 आरोपियों मुकेश मीणा और अभिषेक मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी तंत्र मंत्र और जमीन में गड़ा हुआ धन बताकर लोगों को शिकार बनाते थे। हाल ही में देवरी गांव में मिली रहस्यमयी डेग मामले में अभी इनका सीधा संबंध सामने नहीं आया है, लेकिन ये चाक्स और निवाई में ठगी की वारदातों की योजना बना चुके थे। पुलिस अब इन शातिर ठगों से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे गिरोह के अन्य सदस्यों और पूर्व में की गई ठगी का खुलासा हो सके। तो हमारे यहाँ जो निवाई थाने की टीम और जीएसटी उनके द्वारा कल शाम को कार्रवाई करते हुए एक गैंग को पकड़ा है, जो कि पीतल की जो ईंटें हैं उनको सोने का बताकर बेचने का काम करती है। तो इस प्रकार से उन्होंने पहले भी यहाँ आसपास वारदातें करना स्वीकार किया है। तो जो आरोपी है एक तो मुकेश है और दूसरा अभिषेक, दोनों ही कीजड़ा गांव के रहने वाले हैं, जो कि निवाई में ही है, थाना इलाका निवाई में। और हमारे खेड़ली क्षेत्र के सालवाड़ी गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन फटने से सप्लाई ठप हो गई। बीते 2 महीनों में चौथी बार पाइप फटने की घटना है। सड़क पर पानी भरने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार सरकारी स्कूल मार्ग पर 4-5 बार लीकेज हो चुकी है, लेकिन शिकायत के बावजूद विभाग ने मरम्मत नहीं कराई। 3 वर्ष पहले 1 लाख करोड़ की लागत से योजना बनी थी, जिसमें खामियों के चलते पंचायत ने हस्तांतरण लेने से इनकार कर दिया। देखिए, ये समस्या ये है कि यहाँ पर ये चौथी बार लाइन फटी है और करीब 2 महीने के अंदर चौथी बार लाइन फट चुकी है। इस पर प्रशासन आके बंद करके बैठा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमने मुख्यमंत्री जी तक और जलदाय मंत्री तक इसका हमने ज्ञापन भेज दिया है और वहाँ से इसके आदेश भी आ चुके हैं, लेकिन अब तक कोई प्रशासन ने गांव में आकर ये नहीं देखा कि लाइन क्यों फटी है, क्या कारण है। तो हम जब सरकार ने इतना पैसा लगाया है, 2 करोड़ रुपए का करीब बजट लगाया है, तो इसमें प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो एक तो जहां आम जन को यहाँ पर लाभ मिलना चाहिए, वहाँ पर रोजाना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और गांव के द्वारा यहाँ पर जो ये टंकी है जल जीवन मिशन की, यहाँ पर जो कुछ भी कमी आती है गांव द्वारा ही इसमें पैसे लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये समस्या खेड़ली क्षेत्र के सालवाड़ी गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन फटने से सप्लाई ठप हो गई है। बीते 2 महीनों में ये चौथी बार पाइप फटने की घटना है।
सड़क पर पानी भरने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार सरकारी स्कूल मार्ग पर 4-5 बार लीकेज हो चुकी है, लेकिन शिकायत के बावजूद विभाग ने मरम्मत नहीं कराई। 3 वर्ष पूर्व 1.79 करोड़ की लागत से योजना बनी थी, जिसमें खामियों के चलते पंचायत ने हस्तांतरण लेने से इनकार कर दिया। देखिए, ये समस्या ये है कि यहाँ पर ये चौथी बार लाइन फटी है और करीब 2 महीने के अंदर चौथी बार लाइन फट चुकी है। इस पर प्रशासन आके बंद करके बैठा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमने मुख्यमंत्री जी तक और जलदाय मंत्री तक इसका हमने ज्ञापन भेज दिया है और वहाँ से इसके आदेश भी आ चुके हैं, लेकिन अब तक कोई प्रशासन ने गांव में आकर ये नहीं देखा कि लाइन क्यों फटी है, क्या कारण है। तो हम जब सरकार ने इतना पैसा लगाया है, 2 करोड़ रुपए का करीब बजट लगाया है, तो इसमें प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। सरकारी पैसे के दुरुपयोग हो रहा है, तो एक तो जहां आम जन को यहाँ पर लाभ मिलना चाहिए, वहां पर रोजाना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और गांव के द्वारा यहाँ पर जो ये टंकी है जल जीवन मिशन की, यहाँ पर जो कुछ भी कमी आती है गांव द्वारा इसमें पैसे लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये समस्या ये है कि यहाँ पर ये चौथी बार लाइन फटी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।